बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 9th। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हम वीक 9 का जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे और इस वीक में चैप्टर नंबर 2 का कुछ पोर्शन जो है वो शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, वीक 9 का जो सिलेबस है उसमें ये दो टॉपिक शामिल हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें फर्स्ट आ जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट टाइप है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकंड है टाइम शेयरिंग सिस्टम और थर्ड है रियल टाइम सिस्टम। तो वीक 9 का जो सिलेबस है वो इन दो टॉपिक्स पे मुश्तमिल है जो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आज के टॉपिक्स के लिए बुक के जो पेजेस आपने स्टडी करने हैं वो पेज नंबर है 43। इस पे ये फर्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दिया गया सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके साथ साथ इस पेज पे जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें जो फर्स्ट टाइप है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम वो आप इस पेज पे स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बुक का पेज नंबर 44 आपने स्टडी करना है। उसके ऊपर जो है वो हमारा सेकंड जो है टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इस पेज पे है, और रियल टाइम सिस्टम्स ये भी इसी पेज पे है। तो आपने पेज नंबर 43 और 44 जो है केयरफुली स्टडी करना है। हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की दर्जाबंदी। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम की दो बड़ी किस्मों में जो है दर्जाबंदी की जा सकती है। वो कौन कौन सी हैं उसके जो क्लासेस, एक को हम कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड को कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो क्लासिफिकेशन है, दर्जाबंदी है, ये किस बेस पे की गई जाती है? ये जो दर्जाबंदी इस बेस पे की जा सकती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक वक्त में कितने यूज़र्स को जो है वो मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक यूज़र को हैंडल कर सके तो उसे हम कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम जो है इन दोनों को अलग अलग जो है इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड बाय ए सिंगल यूज़र एट ए टाइम इज़ नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक वक्त में सिर्फ एक ही यूज़र इस्तेमाल करता है उसे हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट अलाउज ए सिंगल यूज़र टू लॉग इन एंड यूज़ द कंप्यूटर एट ए टाइम। ये एक वक्त में एक कंप्यूटर पे जो है सिर्फ एक यूज़र को लॉग इन करने और उसे इस्तेमाल करने की सहूलत देता है, यानी कि एक कंप्यूटर को सिर्फ एक यूज़र ही लॉग इन कर सकता है एक वक्त में और फिर उसे इस्तेमाल कर सकता है। जब तक वो इस्तेमाल कर रहा होता है तो कोई दूसरा यूज़र उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड मैनेज हम कह सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंपल होता है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसको इस्तेमाल करना जो है ईजी होता है, और ये कंप्यूटर जो है चूँकि ज़्यादा यूज़र को एक ही यूज़र को जो है वो हैंडल करता है, इसलिए ये ईजी होता है। रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सच एज CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर नॉट शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के जो वसाइल या हम रिसोर्सेज, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है, आर नॉट शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर्स, इनको दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि ये जिस कंप्यूटर पे इंस्टॉल हैं ये चीज़ें लगी हुई हैं, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं या सॉफ्टवेयर हैं, सिर्फ वही कंप्यूटर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे कंप्यूटर के साथ उनको शेयर नहीं किया जाता। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रिमेनिंग पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि होते दोनों सिंगल यूज़र हैं, दोनों जो है सिंगल यूज़र को ही सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक यूज़र ही दोनों पे काम कर सकता है। लेकिन जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग होता है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक वक्त में कोई एक पर्सन या यूज़र ही सिर्फ काम कर सकता है और वो सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। यानी कि एक वक्त में एक यूज़र सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सके
तो उसे हम कहते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास ये डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता है और वो सिर्फ एक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा जो इसमें होता है वो होता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक वक्त में सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता है, लेकिन वो एक यूज़र एक वक्त में कई काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमने देखा है कि विंडोज़ में ऐसे होता है कि एक यूज़र यूज़ कर रहा होता है, वो लेटर भी टाइप कर रहा होता है, साथ साथ जो है वो म्यूज़िक भी सुन रहा होता है और साथ में इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड भी कर रहा होता है। तो ये एक वक्त में यानी कि कई काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूज़र जो है एक वक्त में कई काम कर रहा हो, उसे हम कहते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारी बुक में तो नहीं दी गई, लेकिन हमें इसका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसको हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? ये जो है माइक्रो कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हमारे पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स वगैरह पे ये इस्तेमाल होते हैं। यूज़र कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। इनमें जो होता है कि यूज़र एक वक्त में कई प्रोग्राम्स ओपन कर सकता है एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड, और उनमें एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकता है, यानी कि एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए उसको मिनिमाइज करते हुए दूसरा प्रोग्राम में काम कर सकता है। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस। ये चूँकि एक ही यूज़र को एक वक्त में हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है, इसलिए इसके लिए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती और ये प्राइस के लिहाज से भी कम होते हैं, इन पर खर्च भी कम होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, चंद एग्जांपल जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो है डॉस। डॉस किस कैटेगरी में आता है? सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग में। और विंडोज़ 95, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 और ये विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी ये किस कैटेगरी में आते हैं? सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी क्लास है। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मैनी यूज़र्स टू यूज़ ए कंप्यूटर एट द सेम टाइम इज़ नोन एज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भैया बहुत से यूज़र को एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन देता है, सहूलत मुहैया करता है, उसे हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज मैनी यूज़र्स टू लॉग इन टू ए सिंगल बिग कंप्यूटर एंड रन डिफरेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक बड़े कंप्यूटर पे, ठीक है, मुख्तलिफ यूज़र को जो है लॉगिन होने की सहूलत मुहैया करता है और वो यूज़र जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम जो है एक ही वक्त में रन कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे ये मेन कंप्यूटर है सर्वर, तो ये मुख्तलिफ जो है यूज़र जो है इसके साथ जो है वो अटैच हैं, तो ये मुख्तलिफ यूज़र जो है सर्वर पे जो है वो लॉगिन हो सकते हैं और ये अपने डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो तमाम यूज़र्स को लॉगिन करने की सहूलत मुहैया करता है और इनके मुख्तलिफ प्रोग्रामों को रन कर सकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ATM मशीन है, उस पर भी ये मुख्तलिफ जो ATM मशीन्स होती हैं वो मेन सर्वर के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ क्लाइंट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो होते हैं मुख्तलिफ ATM मशीन से जो है वो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, तो वो सारा का सारा डाटा जो है मेन सर्वर पे जो है वो उनका स्टोर हो रहा होता है और मेन सर्वर जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इट शेयर्स द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर विद अदर यूज़र्स ओवर द नेटवर्क। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको नेटवर्क पे जो दूसरे यूज़र होते हैं उनके साथ शेयर करता है, यानी कि इसमें कंप्यूटर्स के या नेटवर्क के जो रिसोर्सेज होते हैं वो दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर किए जा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं प्रिंटर है, तो नेटवर्किंग में क्या किया जाता है कि एक प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया जाता है और बाकी सारे यूज़र जो होते हैं या बाकी लोग जो है वो एक ही प्रिंटर को, एक ही स्कैनर को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे जो है क्या होता है, पैसों की बचत होती है। इस तरह हार्डवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी जो है वो शेयर किए जाते हैं। हर कंप्यूटर पे अलग-अलग इंस्टॉल नहीं किए जाते सॉफ्टवेयर, बल्कि वो एक ही मेन सर्वर पे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। बाकी लोग जो है उसी एक सॉफ्टवेयर को जो है वो जो मेन सर्वर पे इंस्टॉल होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज ऑन मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि मल्टी यूज़र है
तो ये बड़े कंप्यूटर्स पे, जिनमें से मिनी कंप्यूटर और फिर उससे भी बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि इन कंप्यूटर के साथ जो है कई लोग जो है वो कनेक्ट होते हैं और इन पे अपना डाटा स्टोर करते हैं या वहाँ से सर्विसेज जो है वो गेट करते हैं। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर फाइल्स। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से यूज़र जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, इस तरह फाइल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ए पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग एंड मैनेजिंग यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड। तो जब नेटवर्क एक क्रिएट किया जाता है तो मुख्तलिफ लोग उस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। तो जब एक नया यूज़र आता है तो एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर। उसका काम ये होता है कि नए यूज़र को जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो असाइन करे और फिर इस तरह तमाम जो यूज़र नेम और पासवर्ड उनको मैनेज करना, ठीक है, किसी को डिलीट करना, राइट्स वगैरह देना, ठीक है, नए यूज़र क्रिएट करना, ओल्ड को जो है उसको ख़त्म करना, ठीक है, जो छोड़ चुके हैं उनके ख़त्म करना, ठीक है, और इस तरह के दूसरे काम जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं वो उनको एक पर्सन करता है, उसका नाम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रिक्वायर्स ए पावरफुल CPU, लार्ज मेमोरी एंड लार्ज हार्ड ड्राइव्स। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि मुख्तलिफ यूज़र्स के प्रोग्राम को जो है चला रहा होता है, ठीक है, इसके लिए जो है पावरफुल CPU चाहिए होता है और इस तरह जो रैम है, मेमोरी है, वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम लोगों के प्रोग्राम्स को रैम में जो है मेमोरी में स्पेस चाहिए होती है। एंड लार्ज हार्ड ड्राइव, और इसके लिए जो है हार्ड ड्राइव भी बड़ी होनी चाहिए। वजह ये है क्योंकि सारे लोग जो है मेन सर्वर पे जो है वो डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, इसलिए ये एक बड़ा ही पावरफुल सिस्टम होना चाहिए जिसपे जो है मेमोरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव भी ज़्यादा होना चाहिए और पावरफुल CPU होना चाहिए, तब ये सिस्टम जो है प्रॉपरली चलता है। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग को और टाइम शेयरिंग को। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन करना, और टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का टाइम जो होता है वो मुख्तलिफ यूज़र्स के जो प्रोग्राम होते हैं उन सब में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा टाइम को तमाम यूज़र्स को दिया जाता है, उनके प्रोग्राम्स को दिया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि तमाम यूज़र के प्रोग्राम जो है साथ साथ जो है वो या एक साथ वो चल रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स आर पॉपुलर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़ एंटी, यूनिक्स और लिनक्स। एंटी स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। यूनिक्स और लिनक्स इनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 टाइप्स होती हैं। दीज आर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इससे पहले हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं या इंटरफेसेस, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेसेस, यानी कि उस स्क्रीन के लिहाज से जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है उसके लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 टाइप्स थी। एक कमांड लाइन इंटरफेस, एक मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और थर्ड हमने पढ़ा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में था सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 टाइप्स है, इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली टाइप है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जॉब्स आर ग्रुप इन बैचेस एंड द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स देम 1 बाय 1। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि जो जॉब्स होती हैं, यूज़र की रिक्वेस्ट होती हैं या यूज़र के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ग्रुप्स की शक्ल में इकट्ठा कर लिया जाता है, उनको बैचेस कहा जाता है। आप देख सकते हैं जैसे यूज़र 1 की जॉब है, जॉब 1 है, यूज़र 2 की जॉब 2 है,
इस तरह सो ऑन। तो ये ऑपरेटर है या ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या करता है कि इन जॉब्स को जो सिमिलर नेचर की होती हैं, एक जैसी होती हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, ग्रुप बना देता है, उनके बैचेस बना देता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इन जॉब्स के जो है 2 बैचेस बनाए गए, बैच 1 में जॉब 1 और 4 है। ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कुछ सिमिलर जॉब्स को वो इकट्ठा कर देता है। इस तरह एक बैच 2 है, ठीक है। तो इस तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, जो इंडिविजुअल जॉब्स होती हैं उनको बैचेस की फॉर्म में कंबाइन कर देता है, और फिर ये बैचेस पूरे के पूरे जो है ऑपरेटिंग यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को सेंड किए जाते हैं, तो वो उनको 1 बाय 1 करके प्रोसेस करता है पूरे बैच को। अब वो बैच में चूँकि जॉब्स होती हैं तो पहले वो पहली जॉब को कंप्लीट करेगा, जब जैसे ही पहली जॉब जो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो फिर नेक्स्ट जॉब को ऑटोमेटिकली लोड करके इसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो हमें एक एक जॉब सीपीयू को देनी पड़ती थी, जिससे जो टर्न अराउंड टाइम आने जाने का जो वक्त है वो ज़्यादा लगता था, ठीक है। तो वो अब वो टाइम जो है वो कम लगेगा और कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है, जो कारकर्दगी है, वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है कि अब उसको जो है एक एक जॉब नहीं देनी पड़ती, बल्कि जो सिमिलर जॉब्स हैं उनके ग्रुप बना के सेंट्रल प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूशन के लिए दे दिए जाते हैं। Batch processing operating system. Batch processing operating systems greatly improve the use of computer systems. बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल में बहुत बेहतरी लाई है, यानी कि इससे इसकी परफॉर्मेंस जो है या इसकी कारकर्दगी जो है, कंप्यूटर की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह क्या है कि इसमें जो यूज़र इंटरेक्शन कम से कम होती है, इस जिससे टाइम की बचत होती है। टाइम की बचत होने की वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर सूटेबल फॉर टास्क वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैज़ टू बी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे सूटेबल होते हैं या मौजू होते हैं उन कामों के लिए जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैज़ टू बी कलेक्टेड, जहाँ बड़ी मिकदार में डाटा को इकट्ठा करना होता है, एंड प्रोसेस्ड, और फिर उस पर कोई वर्किंग करनी होती है, प्रोसेसिंग करनी होती है, और ये काम जो होता है रेगुलर बेसिस, मुस्तकिल बुनियादों पे होता है। यानी कि जो काम हमने एक मुस्तकिल बुनियादों पे करना होता है, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना होता है और फिर उस पर वर्किंग वगैरह करनी होती है, तो वहाँ पे जो है ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सूट करता है, उनके लिए मौजूद होता है ऐसे कामों के लिए। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अब हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन ए क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम्स, क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम में all the data of credit card holders is collected and held until processed as a batch at the end of the billing cycle। क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम में क्या होता है, तमाम जो डाटा होता है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का उसको इकट्ठा किया जाता है एंड हेल्ड, और उसको स्टोर रखा जाता है। कब तक? अनटिल प्रोसेस एज ए बैच, जब तक उसको बैच की फॉर्म में जो है वो प्रोसेस नहीं कर लिया जाता, यानी कि उस पर कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म नहीं कर ली जाती। और ये काम कब किया जाता है? एट द एंड ऑफ बिलिंग साइकिल। बिलिंग साइकिल यानी कि मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड कंपनी ने जो टाइम दिया हुआ होता है बिल का, यानी कि मंथली है, 2 मंथ्स के बाद होगा या 3 मंथ्स के बाद होगा, तब तक जो यानी कि तमाम यूज़र का जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का डाटा को इकट्ठा रखा जाता है और उसको फिर एक बैच की फॉर्म में जो है वो प्रोसेस कर लिया जाता है। तो चूँकि तमाम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनके कार्ड्स का डाटा जो सिमिलर नेचर का होता है, सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए इसको बैच की फॉर्म में ऑपरेट करना जो है, इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। एज अनदर एग्जांपल इन एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड सिस्टम all the data of students examination is collected and processed as a batch for printing report cards। एक दूसरी एग्जांपल के तौर पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड सिस्टम में क्या होता है कि तमाम स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशन का जो डाटा होता है, स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस का जो तमाम अदाद व शुमार होते हैं, डाटा होता है, उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको बैच की फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है। बैच की फॉर्म में उस पर वर्किंग की जाती है, कैलकुलेशन परफॉर्म या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। किस पर्पज़ के लिए? फॉर प्रिंटिंग रिपोर्ट कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स के तमाम एग्जामिनेशन के अदाद व शुमार वगैरह कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ये तो कि तमाम स्टूडेंट्स का डाटा जो है
एक जैसा होता है, रिपोर्ट कार्ड में जो वर्किंग है वो एक जैसी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक बैच की फॉर्म में इसको प्रोसेस करने में क्या होता है कि टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। तो ये दो एग्जांपल थी जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने पढ़ी, जिनमें देखा कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं या चाहे कार्ड होल्डर्स हैं उनका डाटे को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको बैच की फॉर्म में प्रोसेस करवाया जाता है एग्ज़ाम के एंड पे, ठीक है, या फिर बिलिंग साइकिल जो होता है उसके एंड इख्तिताम पर। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। Time sharing system is a feature of operating system in which multiple users can run different programs on a large scale computer. टाइम शेयरिंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ीचर है, उसकी एक खूबी है, यह खासियत है, इन विच मल्टीपल यूज़र्स कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन ए लार्ज स्केल कंप्यूटर, जिसमें एक बड़े कंप्यूटर पे मुख्तलिफ लोग जो होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम चला सकते हैं। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बड़े कंप्यूटर पे मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रन करने की सहूलत मुहैया करता है, उसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। इट अलाउज मैनी यूज़र टू हैव एक्सेस टू ए कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड शेयर द कंप्यूटर्स टाइम। और ये अलाउ करता है, ये सहूलत मुहैया करता है मुख्तलिफ लोगों को कि वो एक कंप्यूटर पे एक ही वक्त में जो है लॉग इन हो सकें या उसको एक्सेस कर सकें, एंड शेयर द कंप्यूटर्स टाइम, और वो कंप्यूटर का जो टाइम है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो टाइम है उसको अपने वो आपस में शेयर कर सके। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ यूज़र के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं उनमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो टाइम है वो आपस में शेयर करे, तो इसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। In a time sharing system, the central processing unit is switched rapidly between the programs so that all the user programs are executed simultaneously. टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है यूज़र के प्रोग्राम में तेज़ी से जो है मुंतकिल, एक प्रोग्राम से दूसरे में मुंतकिल किया जाता है या तब्दील किया जाता है या स्विच किया जाता है, ताकि यूज़र के तमाम प्रोग्राम को बायक वक्त या एक साथ जो है चलाया जा सके। यानी कि आप देख सकते हैं अगर ये इस वक्त सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यूज़र 5 का प्रोग्राम जो कि एक्टिव प्रोग्राम है उसको चला रहा है, तो उसके फ़ौरन बाद थोड़ी ही देर बाद इसको टाइम देने के बाद जो है फिर वो यूज़र 6 का जो प्रोग्राम है, ये रेडी प्रोग्राम है, इसको ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें स्विच कर दिया जाएगा, ठीक है, इधर से इधर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब इसके मतलब प्रोग्राम को चलाएगा, थोड़ा सा टाइम देगा, उसके बाद जो है CPU जो है नेक्स्ट प्रोग्राम यूज़र के प्रोग्राम को जो है वो स्विच कर दिया जाएगा। इस तरह ये CPU का टाइम तमाम प्रोग्राम में जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे ऐसे तमाम यूज़र के प्रोग्राम को ऐसे लगता है जैसे वो बैक वक्त जो है वो चल रहे हों। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सपोर्ट टाइम शेयरिंग। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बड़े कंप्यूटर्स पे यानी कि मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वो टाइम शेयरिंग जो फीचर है इसको सपोर्ट करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज एयरलाइन, बैंक, होटल, यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, वेयर मैनी यूजर नीड एक्सेस टू द सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि एयरलाइन है, बैंक है, होटल है, यूनिवर्सिटी वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। वेयर मैनी यूज़र नीड एक्सेस टू द सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम, जहाँ पे जो है बहुत से यूज़र को या लोगों को जो है वो जो मेन कंप्यूटर है या सेंट्रल कंप्यूटर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक्सेस करने या यूज़ करने की ज़रूरत होती है। For example, hundreds of students access the university's mainframe computer at the same time and they run different program in a time sharing system. इसी तरह हम देखते हैं कि सैकड़ों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको, मेन कंप्यूटर है यानी कि सर्वर जो है उसको एक्सेस करते हैं एक ही वक्त में, एंड दे रन डिफरेंट प्रोग्राम्स, और स्टूडेंट जो होते हैं वो मुख्तलिफ प्रोग्राम चला रहे होते हैं, ठीक है। और ये किस इन्वायरमेंट में होता है? इन्हें टाइम शेयरिंग सिस्टम में। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो तमाम स्टूडेंट्स के प्रोग्रामों को जो है वो चला रहा होता है। CPU का जो टाइम होता है
वो थोड़ा थोड़ा तमाम यानी कि यूज़र के प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मस्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ऐसे सिस्टम होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है एंड प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स, और उसका जो रिज़ल्ट होता है या रिस्पॉन्स होता है वो मुहैया करना होता है विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, एक मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है उनको वो प्रोसेस करना भी होता है, और उसके साथ साथ उसी मुकर्ररा वक्त के अंदर महदूद टाइम के अंदर जो है रिस्पॉन्स देना होता है, यानी कि रिज़ल्ट प्रोवाइड करना होता है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये ख़ास एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं, मखसूस जगह पे जो है ये इस्तेमाल होते हैं। आम इस्तेमाल के लिए या आम कंप्यूटर्स के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाए जाते। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड टू सप्लाई इमीडिएट रिस्पॉन्स विद इन लिमिटेड टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो महदूद वक्त के अंदर जो है फौरी रिस्पॉन्स मुहैया करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एक महदूद वक्त के अंदर अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स जो है देना होता है या रद्द अमल जो है ज़ाहिर करना होता है। दीज आर यूज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज ऑयल रिफाइनिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो ऑटोमेटिक वे से हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सच एज ऑयल रिफाइनिंग, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग में। फॉर एग्जाम्पल ए मेजरमेंट फ्रॉम एन ऑयल रिफाइनरी इंडिकेटिंग दैट टेम्परेचर्स आर गेटिंग टू हाई might demand quick response to avert an explosion। मिसाल के तौर पर ऑयल रिफाइनरी की पैमाइश से ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है किसी धमाके से बचने के लिए क्विक रिस्पांस यानी कि फौरी रद्द अमल का मुतालबा किया जा सके, यानी कि जैसे जैसे ऑयल गर्म हो रहा होता है तो एक मखसूस वक्त के बाद या एक दर्जा हरारत के बाद उसको स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्विक रिस्पांस चाहिए, फौरी रद्द अमल चाहिए कि जो हीटिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप होना चाहिए। तो ऐसे कामों के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अगर ये हीटिंग प्रोसेस जो ऐसा हीटिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर वो स्टॉप नहीं होगा तो फिर धमाका हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े क्रिटिकल होते हैं क्यों ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। There are a number of real-time operating systems used in military and space research programs। मिलिट्री और स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द पोजीशन ऑफ रॉकेट इन द स्पेस। मिसाल के तौर पर खला में रॉकेट की पोजीशन को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए रियल टाइम सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज इन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो इंटरसेक्शन बिजी इंटरसेक्शन होते हैं, जैसे कि चौक वगैरह होते हैं जहाँ ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है रियल टाइम सिस्टम जो है वो लगे होते हैं, इंस्टॉल किए होते हैं, जिसमें रेड यानी कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनके साथ साथ जो टाइमिंग्स भी आ रही होती है, तो एक मखसूस टाइम के बाद जो है वो एक सिग्नल जो है वो लाइट ऑफ हो जाती है, दूसरा सिग्नल ऑन हो जाता है। तो इससे जो है ट्रैफिक का कंट्रोल स्मूथली जो है फ्लो होता रहता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।